बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी इमरान खान किस तरह जेल में बैठ कर हुक्मरानों की सियासत को गारत कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का तकर्रुर किस तरह हुकूमत के बड़े मंसूबे की राह में हायल हो गया है। KP में किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं और इस पर वफाकी वज़रा को क्यों और क्या तशवीश है। पस पर्दा क्या चल रहा है। नून लीग की क़यादत क्यों डरी हुई सहमी हुई है। एक्सटेंशन का फड्डा क्यों बढ़ाया जा रहा है। इन सब पर बात करेंगे। और एक और बहुत अहम मामला, क्या असद उमर वाकई माइनस इमरान मंसूबे पर काम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सिंध में आम डाकुओं को ख़ास माफ़ी क्यों दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाकर इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को एक नहीं कई महाज़ों पर चित करके रख दिया। यही वजह है कि अफरीदी के वज़ीर आला बनने पर वफाकी वज़रा की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। वफाकी हुकूमत को सुहेल अफरीदी के तैनाती पर हर रोज़ अपनी एक नई शिकस्त नज़र आती है, जिससे उनके तन बदन में आग लग जाती है। मसलन 27वीं तरमीम में फाटा की बहाली की शिक भी शामिल थी, अगर आपको याद हो। यही सजेस्ट किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक साबिक फाटा पर मुश्तमिल इलाकों को नया सूबा बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी और मरकज़ में बैठे जो बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन कर रखी थी कि जैसे ही ज़म अज़ला के अवाम को पता चलेगा कि उनका अपना एक सूबा बन गया है जिसका अपना वज़ीर आला होगा, तो वो भी खुशी खुशी इस पे राज़ी हो जाएंगे और इस तरह माइंस एंड मिनरल्स का कंट्रोल भी KP हुकूमत से वफाक के हाथ में चला जाएगा। मगर जेल में बैठे शाह दिमाग इमरान खान ने यह मंसूबा अमल में आने से पहले ही नाकाम बना दिया। इमरान खान ने कबायली इलाके के नौजवान को पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया, जिस पर पूरा कबायली इलाका अपने वज़ीर आला के पीछे खड़ा हो गया। कैसी चाल चली है। अब सुहेल अफरीदी ने भी नहायत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो सबसे पहला इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया, उनमें ज़म अज़ला की ग्रांट को फौरी तौर पर दुगना कर दिया गया। ट्राइबल मेडिकल कॉलेज बनाने और कबायली इलाके में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इस पर कबायली इलाकों में जोश और एक जश्न का माहौल है। पूरा कबायली इलाका अपनी ज़मीन के बेटे सुहेल अफरीदी के पीछे खड़ा हो गया। अब कबायली अवाम पूरा खैबर पख्तूनख्वा छोड़कर चंद अज़ला के किसी नए इंतज़ाम पर कनात नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो क्यों करेंगे। इमरान खान ने नाज़रीन जेल में बैठ कर ही 27वीं तरमीम का मक्खू ठप दिया, या पूरी 27वीं तरमीम का तो नहीं, लेकिन उसके एक बड़े हिस्से का मक्खू ज़रूर ठप दिया, नाकाम बना दिया। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने पर हर रोज़ बढ़ती हुई तकलीफ़ नाज़रीन इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि खाम खा नहीं है, उसकी कोई वजह है। वफाकी हुकूमत खातर जमा रखे, क्योंकि अभी तो पार्टी कहते हैं शुरू हुई है। वफाकी वज़रा के फुंकारते हुए बयानात और KP हुकूमत के इक़दाम बता रहे हैं कि महाज़राई न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें मज़ीद इजाफे का ख़दशा है। किसी बड़े तसादुम से पहले सफ़बंदी की जा रही है, साफ नज़र आ रहा है। सुहेल अफरीदी के साथ स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती भी खुलकर सामने आ गए हैं। पहले उन्होंने अली अमीन के इस्तीफ़े पर रूलिंग देकर सुहेल अफरीदी की कानूनी पोजीशन इंतहाई मजबूत कर दी। अब उन्होंने अमन व अमान पर ब्रीफिंग देने के लिए IG KP और कोर कमांडर पेशावर को बुलाया है कि वो आएँ और असम्बली के फ्लोर पर अरकान असम्बली को सूबे में अमन व अमान के हवाले से ब्रीफ करें। यकीनी तौर पर यह इजलास इन कैमरा ही होगा। अलबत्ता जब ब्रीफिंग होगी तो अरकान असम्बली सवाल जवाब भी करेंगे। फिर यहाँ आने वाले सवालात और मिलने वाले जवाबात जो हैं वो ज़राए के हवाले से मीडिया पर भी नज़र आएंगे, सुनाई देने लगेंगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त मूव है। अब देखना ये है कि कोर कमांडर पेशावर KP असम्बली के इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग देने के लिए आते हैं या नहीं। उनके आने या ना आने से कितना फ़र्क पड़ता है कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों ही सूरतों में मेरा ख़्याल है कि बड़ी ख़बर बनेगी। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने अपनी सपोर्ट बढ़ाने के लिए नाज़रीन अवामी राब्तों का ऐलान कर दिया है, और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि वो अपने लीडर से मुलाकात ना कराने के बावजूद फ़िलहाल 10 रुकनी काबीना बनाने जा रहे हैं। काबीना में तौसीक जो है वो इमरान खान से मुलाकात से मशरूत होगी, और साथ ही इन 10 वज़रा की तौसीक भी इमरान खान से कराई जाएगी।
दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाकी वज़रा मुसलसल महाज़राई बढ़ाते चले जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि मुलाकात ना कराने में क्या अर्ज है। बंदा पूछे थे क्रांच की अर्ज है, कह रहे मुलाकात ना कराने में क्या अर्ज है। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी हुई है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकीलों से मुलाकात कराई जाए। इस पर राना सनाउल्लाह से सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना था कि मुलाकात कराने का उसी जगह लिखा है जहाँ से पढ़कर नवाज़ शरीफ की जेल में रोज़ाना 150 अफराद तक मुलाकातें करवाने का एहतमाम किया जाता था, बड़ा एहतमाम किया जाता था। लेकिन जेल में बैठकर अपनी पार्टी नवाज शरीफ साहब चलाते रहे, तब किसी को जेल मैनुअल, जेल रूल्स और ये सब कुछ याद नहीं आया। आज सगी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या जवाब है आपके पास? चले वज़ीर आला को एक तरफ रहने दें, सगी बहनों को रोका जाता है, क्या जवाब है राना साहब आपके पास? कोई बहाना बताएं। कोई बहाना नहीं है आपके पास राना साहब। और जब वो 4 हफ्ते में आपके लीडर साहब जो है स्टैम्प पेपर लेकर लंदन चले गए थे, वापस नहीं आए थे, तब पूरी की पूरी काबीना लंदन में जाकर एक मफरूर लीडर को ब्रीफिंग्स दिया करती थी। मफरूर लीडर को, इश्तिहारी को ब्रीफिंग्स दिया करती थी। राना साहब आपकी मेरा ख्याल याददाश्त कमज़ोर हो गई है, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। राना साहब अच्छा मजीद कहते हैं कि इस बार पीटीआई वाले अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे, इस बार उनका मुकम्मल और शाफी इलाज होगा। इस पर राना सनाउल्लाह से इतना ही कहना था कि आप फिक्र ना करें, इस बार वो मेरा ख्याल अटक से आने का इरादा रखते भी नहीं है, और इस बार जो कुछ वो करेंगे वो अपनी हद में रह के करेंगे, और अपनी हद में रह के वो जो करेंगे वो आप सबको अपनी हद में वापस ले आएगा। बस आप देखते जाएँ। पस पर्दा बहरहाल मामला नाज़रीन ठीक नहीं है। ज़राए जो ख़बरें दे रहे हैं उनसे पता चलता है कि एक्सटेंशन पर मामला अभी तक फंसा हुआ है, और आप भी सुन ही चुके होंगे मुख्तलिफ दोस्तों से। ज़राए कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2 साल की एक्सटेंशन पर तो रज़ामंद है, लेकिन वो 5 साल देने पर तैयार नहीं है। यानी बाज़ लोग इसको कहते हैं कि जी दूध देना और मेंगनियों वाली मिसाल देते हैं। बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि अगर उन्होंने 5 साल की तोसी दे दी तो ये अपने हाथ काट कर देने के मुतरादिफ होगा, और तोसी मिलते ही दूसरी तरफ से पहला काम ये होगा कि नून लीग से छुटकारे की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ से 2 साल की तोसी कबूल नहीं की जा रही। उनका कहना ये है कि नून लीग आज जो कुछ है ये हुकूमतें और ओहदे सब उनकी वजह से हैं। नून लीग तो अपने लीडर समेत बुरी तरह इलेक्शन हार गई थी, इसलिए शरीफ ख़ानदान अपनी हाथ से बाहर ना निकले, उनसे जो कहा जा रहा है चुप करके अमल करें। अब बाज़ राय का कहना यह है कि इस लड़ाई में ख़ानदान की होनहार बेटी ये चाहती हैं कि अगर उन्हें फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो फिर अभी हम 5 साल की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब अगले चंद रोज़ में दोबारा लंदन जाने का भी इरादा रखते हैं। कुछ कहते हैं इलाज की गर्ज से, कुछ कहते हैं कुछ और अमराज की इलाज की गर्ज से, कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर ऐसे लोग जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हुए हैं, जिस पर हर कोई हैरान है, और कि नून लीग के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने वाले ये किरदार तो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मजबूत असासा समझे जाते हैं। शरीफ ख़ानदान की बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम हमदर्दियाँ और वफ़ादारियाँ उनके साथ हैं जहाँ से वो ताकत कशीद करते हैं। इसलिए ये सारी लड़ाई अशकशोई से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन वो अपनी आई पर आ गए किसी नोटिफिकेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पूरी नून लीग जानती है कि अब की बार उन्हें रोने वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, असद उमर एक बार फिर कहा जाता है कि जी सियासी मैदान में सरगर्म अमल है, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। अब बाज़ ज़रा ये दावा करते हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता बहरहाल कि जी कहा यह जा रहा है कि असद उमर इन मुलाकातों में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पर पार्टी के मामलात उनके सुपुर्द करने की बात कर रहे हैं, और बाज़ पार्टी के रहनुमाओं को इस बात पर रज़ामंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही इमरान खान की रिहाई के लिए मामलात आगे बढ़ाएं। यानी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बाहर पार्टी क़यादत संभाल कर इमरान खान की रिहाई के लिए मामलात आगे बढ़ाएं, या वो किसी तरह की तहरीक लॉन्च करें। बहरहाल इस मामले पे तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि असद उमर माइनस इमरान मंसूबे के लिए मैदान में उतारे गए हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई कारकुन असद उमर पर बहुत गर्म है, तनकीद कर रहे हैं। ये कारकुन इस तनकीद पर बड़ी हद तक
बल्कि बड़ी हद तक, किसी हद तक मैं कहूँगा कि हक बेजानब है, क्योंकि असद उमर ने जिस मौके पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था उसने पूरी जमात को हिला कर रख दिया था, और इमरान खान भी इस फैसले पर बरहम थे। असद उमर के पार्टी छोड़ने पर बहुत से दूसरे रहनुमाओं के हौसले भी टूट गए थे, जिनका कहना यह था कि जब पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ही जमात छोड़ जाए तो फिर हम जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे खड़े हो सकते हैं। कारकुनों को असद उमर से बहुत उम्मीदें थी, कारकुन असद उमर को बहुत प्यार करते थे। एक पार्टी के बहुत बड़े हल्के में उनको इमरान खान का जानशीन भी समझा जाने लगा था। असद उमर को पार्टी में जानशीन के अलावा सबसे बड़ा लीडर भी माना जाने लगा था, सबसे बड़ा लीडर इमरान खान के बाद। वो बदकिस्मती से कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं दिखा सके। इन सब बातों के बावजूद अब जो बातें की जा रही हैं कि असद उमर किसी माइनस इमरान मंसूबे के लिए मुतहर्रिक हुए हैं, तो मैं ऐसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल अकल के ख़िलाफ़ है। 8 फरवरी को आने वाले अवामी रद्द-ए-अमल के बाद इमरान खान को माइनस करना असद उमर तो क्या किसी के भी बस में नहीं है। असद उमर के बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई, मगर ये नहीं कह सकते कि वो बेवफाई के इस हद तक मुर्तकब होंगे कि वो माइनस इमरान की हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जितना मैं असद उमर को जानता हूँ, असद उमर ने बहुत भारी दिल के साथ वो फ़ैसला किया था। ज़ाहिर है हर एक की बर्दाश्त की भी अपनी अपनी हद होती है। ऐसे फ़ैसले और अपनी राय बनाने से पहले दूसरों के जूतों में अपने पाँव रख के ज़रूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो असद उमर को मैं काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना रायती नंबर देता हूँ इस फ़ैसले में, और मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान वापस आएंगे और पीटीआई की रौनकें या बहाल हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि असद उमर वो पहले बंदे होंगे जिनको इमरान खान माफ़ करेगा। ये मेरी ज़ाती राय है नाज़रीन। इसलिए आपने देखा होगा कि असद उमर ने पार्टी छोड़ने के बावजूद कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो पीटीआई के कारकुनों के दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा करे, जबकि पार्टी के बहुत सारे और कारकुन जो हैं वो रिहाई पाने के बाद एक नए मिशन पर गामज़न हो गए, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे जिन लोगों की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने पार्टी में वापस आने के लिए भी अजीबोगरीब रास्ते इख्तियार किए हैं। तो असद उमर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि असद उमर जो है वो ऐसी किसी हरकत या साजिश का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। मेरा अपना ज़ाती गुमान ये है। आगे पीटीआई के कारकुन ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात समझते हैं। अच्छा नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के लिए रज़ाकाराना सरेंडर करने की स्कीम मुतारिफ़ करवाई है, जिसके लिए अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए। हुकूमत सिंध का कहना यह है कि कच्चे की ज़मीन जो कभी खौफ की अलामत थी, अब अमन, उम्मीद और इस्तेहकाम का पैगाम बन रही है। यानी पहले ही बन गई, अभी ऐलान किया है, अखबारों में इश्तिहार दिए हैं और वो अमन की अलामत पहले ही बन गई है। इस पर कहना ज़रूर यह था कि कच्चे के डाकुओं के हाथ रियासती एहलकारों, जिनमें पुलिस मुलाजमीन हैं, दीगर अनगिनत शहरियों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, उनके लिए कौमी धारे में शमूलियत की जगह बना ली गई है, जिस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि डाकुओं के लिए ऐसी खैर सगाली की ज़रूरत क्यों महसूस की गई है। यानी रियासत सिर्फ मजहबी और सियासी जमातों या फिर अपने हक़ के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से ही लड़ सकती है, उनको कुचलने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन कच्चे के डाकुओं से लड़ना और उनको ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं। या फिर कौम को असल बात बताई जाए कि कच्चे के डाकुओं के कई सियासी लोगों से राब्ते हैं और वो इसी सियासी क़यादत के कहने पर अगवा करते हैं और भत्ते लेते हैं। इस पर नून लीग से हमदर्दी रखने वाले सहाफ़ियों की तरफ से ये बात आना शुरू हो गई है कि जी जैसे ही पंजाब हुकूमत ने कच्चे के इलाके में ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं को हथियार डालने के नाम पर पनाह देने का ऐलान कर दिया। अब कौम के सामने सारी तस्वीर है और मेरा ख़्याल है कौम जो सोचती है वो ठीक ही सोचती है। अच्छा नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ केस की समाअत आज भी जारी रही। आज केस की लाइव समाअत के दौरान तस्वीर तो आ रही थी, अलबत्ता आवाज़ कभी कभी सुनाई देती थी और बार बार बंद हो जाती थी। वकील अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि ये केस दूसरे आज़ाद बेंच को सुनना चाहिए, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या इस बेंच पर आप
एतमाद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये जजेस भी उस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि क्या चीफ जस्टिस इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। इससे पहले कि वकील कोई जवाब देते, जस्टिस जमाल बोले कि अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। इस मतलब पे दर पे सवालों पर वकील अहमद हुसैन साहब ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला 16 जजेस पर मुश्तमिल असल फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191A पर फैसला ओरिजिनल फुल कोर्ट की जानिब से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांगती फिर रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जुमला भी और फ्रेज़ भी बड़ी ज़बरदस्त बोली। उन्होंने कहा अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। अभी तो वफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा, जिस पर अहमद हुसैन ने कहा कि जी बिल्कुल वो आइनी बेंच नहीं रहेगा। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा। उन्होंने कहा कि आइनी मामलात आइनी बेंच के अलावा कोई दूसरा बेंच सुन ही नहीं सकता, जिस पर वकील अहमद हुसैन ने कहा कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक आइनी बेंच फुल कोर्ट को मामला रेफर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि रास्ता दिखाएं, मैं कह रहा हूं कि रास्ता मौजूद है। आप कह रहे हैं रास्ता दिखाएं, मैं कहता हूं कि रास्ता मौजूद है। अब वकील अहमद हुसैन ने कहा कि जी 26वीं तरमीम को पास करवाने का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ। अभी वकील अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल होने पर केस की मज़ीद समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल देखें, पता नहीं आवाज़ बंद होती है या तस्वीर नहीं आती, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल कुछ तो होगा, कल देख लीजिएगा। आखिर में असद अब्बास असद के 2 अशार सुन लें। किसके बारे में आप खुद अंदाजे लगाते फिर, मेरा काम नहीं है सारी बातें बताना। बरसों की ज़िंदगी में भी सदियों का सोचना उस शख्स का कसूर है नस्लों का सोचना। बरसों की ज़िंदगी में भी सदियों का सोचना उस शख्स का कसूर है नस्लों का सोचना। उसका ये जुर्म है कि अंधेरों में बैठकर उसका ये जुर्म है कि अंधेरों में बैठकर मंजिल के रास्तों पे चरागों का सोचना। मंजिल के रास्तों पे चरागों का सोचना। बूढ़े दरख्त काटने वालों सुनो सुनो, बूढ़े दरख्त काटने वालों सुनो सुनो, बरसों से इन पे बसते परिंदों का सोचना। वो शख्स अपनी ज़ात के बारे में सोचता, वो शख्स अपनी ज़ात के बारे में सोचता, महंगा पड़ा उसे यहाँ औरों का सोचना। महंगा पड़ा उसे यहाँ औरों का सोचना। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।